नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रतिज्ञा अध्याय 5। कमला प्रसाद के चरित्र में अब एक विचित्र परिवर्तन होता जाता था। नौकरों पर डांट फटकार भी कम हो गई, कुछ उदार भी हो गया। एक दिन बाजार से बंगाली मिठाई लाए और सुमित्रा को देते हुए कहा, जरा अपनी सखी को भी चखाना। सुमित्रा ने मिठाई ले ली, पर पूर्णा से उसकी चर्चा तक न की। दूसरे दिन कमला प्रसाद ने पूछा, पूर्णा ने मिठाई पसंद की होगी। सुमित्रा ने कहा, बिल्कुल नहीं, वह तो कहती थी मुझे मिठाई से कभी प्रेम न रहा। कई दिनों के बाद कमला प्रसाद एक दिन 2 रेशमी साड़ियां लाए और बेधड़क अपने कमरे में घुस गए। दोनों सहेलियां एक ही खाट पर लेटी बातें कर रही थीं। हकबका कर उठ खड़ी हुई। पूर्णा का सिर खुला हुआ था, मारे लज्जा के उसकी देह में पसीना आ गया। सुमित्रा ने पति की ओर कुपित नेत्रों से देखा। कमला प्रसाद ने कहा, अरे पूर्णा भी यही है। क्षमा करना पूर्णा, मुझे मालूम न था। यह देखो सुमित्रा, 2 साड़ियां लाया हूँ। पूर्णा रेशमी साड़ियां पहनना चाहेंगी तो मैं अपनी नई साड़ियों में से एक दे दूंगी। क्यों बहन, इसमें से लोगी कोई साड़ी? पूर्णा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं रेशमी साड़ी लेकर क्या करूंगी? कमला प्रसाद, क्यों, रेशमी साड़ी तो कोई छूत की चीज नहीं। सुमित्रा, छूत की चीज नहीं, पर शौक की चीज तो है। सबसे पहले तो तुम्हारी पूज्य माताजी ही छाती पीटने लगेंगी। कमला प्रसाद, मगर अब तो लौटाने न जाऊंगा, बजाज समझेगा। दाम सुन के डर गए। सुमित्रा, बहुत अच्छी हैं, तो प्रेमा के पास भेज दूं। तुम्हारी बेसाही हुई साड़ी पा कर अपना भाग्य सराहेगी। मालूम होता है आजकल कहीं कोई रकम मुफ्त हाथ आ गई है। बस कहना, किसकी गर्दन रेती है। शही गांठ के रुपए खर्च करके तुम ऐसी फिजूल की चीजें कभी न लाए होगे। कमला प्रसाद ने आग्नेय दृष्टि से सुमित्रा की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाप की तिजोरी तोड़ी है और भला कहाँ डाका मारने जाता। सुमित्रा, मांगते तो वह यूं ही दे देते, तिजोरी तोड़ने की नौबत न आती, मगर स्वभाव को क्या करो। कमला प्रसाद ने पूर्णा की ओर मुंह करके कहा, सुनती हो पूर्णा इनकी बात? पति से बातें करने का यही ढंग है। तुम भी इन्हें नहीं समझाती, और कुछ नहीं तो आदमी सीधे मुंह बात तो करे। जब से तुम आई हो मिजाज और भी आसमान पर चढ़ गया है। पूर्णा को सुमित्रा की कठोरता बुरी मालूम हो रही थी। एकांत में कमला प्रसाद सुमित्रा को जलाते हों, पर इस समय तो सुमित्रा ही उन्हें जला रही थी। उसे भय हुआ कि कहीं कमला प्रसाद मुझसे नाराज हो गए तो मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा। कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके यहाँ एक दिन भी निबाह नहीं हो सकता, यह वह जानती थी। इसलिए वह सुमित्रा को समझाती रहती थी। बोली, मैं तो बराबर समझाया करती हूँ, बाबूजी पूछ लीजिए झूठ कहती हूँ। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, इनके आने से मेरे मिजाज क्यों आसमान पर चढ़ गया, जरा यह भी बता दो। मुझे तो इन्होंने राजसिंहासन पर नहीं बैठा दिया। हाँ, तब अकेली पड़ी रहती थी, अब घड़ी दो घड़ी इनके साथ बैठ लेती हूँ। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? कमला प्रसाद, तुम व्यर्थ बात बढ़ाती हो। सुमित्रा, मैं यह कब कहता हूँ कि तुम इनके साथ उठना बैठना छोड़ दो? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। सुमित्रा, और यह कहने का आशय ही क्या है कि जब से यह आई है तुम्हारा मिजाज आसमान पर चढ़ गया है? कमला प्रसाद, कुछ झूठ कह रहा हूँ। पूर्णा खुद देख रही है। तुम्हें उनके सत्संग से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। इन्हें यहाँ लाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था, मगर तुम्हारे ऊपर इनकी सोहब्बत का उल्टा ही असर हुआ। यह बेचारी समझाती होगी, मगर तुम क्यों मानने लगी? जब तुम मुझी को नहीं गिनती तो वह बेचारी किस गिनती की है? भगवान सब दुहक दे, पर बुरे का संग न दे। तुम इनमें से एक साड़ी रख लो पूर्णा, दूसरी मैं प्रेमा के पास भेजे देता हूँ। सुमित्रा ने दोनों साड़ियों को उठाकर द्वार की ओर फेंक दिया। दोनों कागज में तह की हुई रखी थीं। आंगन में जा गिरी। महरी उसी समय आंगन धो रही थी। जब तक वह दौड़कर साड़ियां उठावे, कागज भीग गया और साड़ियों में धब्बे लग गए। पूना ने तिरस्कार के स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया? बहन देखो तो साड़ियां खराब हो गईं। कमला प्रसाद, इनकी करतूतें देखती जाओ, इस पर मैं ही बुरा हूँ, मुझी में जमाने भर के दोष है। सुमित्रा, तुल्ली, क्यों नहीं जाते अपनी साड़ियां? कमला प्रसाद, मैं तुम्हें तो नहीं देता। सुमित्रा, पूर्णा भी न लेंगे। कमला प्रसाद,
तुम उनकी ओर से बोलने वाली कौन होती हो? तुमने अपना ठीका लिया है या जमाने भर का ठीका लिया है? बोलो पूर्णा, एक रख दूं ना? ये समझ लो कि तुमने इनकार कर दिया तो मुझे बड़ा दुहक होगा। पूर्णा बड़े संकट में पड़ गई। अगर साड़ी लेती है तो सुमित्रा को बुरा लगता है, नहीं लेती तो कमला प्रसाद बुरा मानते हैं। सुमित्रा क्यों इतना दुराग्रह कर रही है, क्यों इतना जामे से बाहर हो रही है, यह भी अब उससे छिपा न रहा। दोनों पहलुओं पर विचार कर उसने सुमित्रा को प्रसन्न रखने ही का निश्चय किया। कमला प्रसाद रूठकर उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, अधिक से अधिक उसे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। सुमित्रा अप्रसन्न हो गई तो न जाने क्या गजब ढाए, न जाने उसके मन में कैसे कैसे कुत्सित भाव उठे। बोली, बाबूजी, रेशमी साड़ियां पहनने का मुझे निषेध है, लेकर क्या करूंगी? ऐसा ही है तो कोई मोटी झोटी धोती ला दीजिएगा। यह कहकर उसने कमला प्रसाद की ओर विवश नेत्रों से देखा। उनमें कितनी दीनता, कितनी क्षमा प्रार्थना भरी हुई थी। मानो वे कह रही थीं, लेना तो चाहती हूं पर लूं कैसे? इन्हें आप देख ही रहे हैं, क्या घर से निकालने की इच्छा है? कमला प्रसाद ने कोई उत्तर नहीं दिया। साड़ियां चुपके से उठा लीं और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। प्रतिज्ञाएं 9 साड़ियां लौटाकर और कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके भी पूर्णा का मनोरथ पूरा न हो सका। वह उस संदेह को जरा भी न दूर कर सकी जो सुमित्रा के हृदय पर किसी हिंसक पशु की भांति आरूढ़ हो गया था। बेचारी दोनों तरफ से मारी गई। कमला प्रसाद तो नाराज हो ही गया था, सुमित्रा ने भी मुंह फुला लिया। पूर्णा ने कई बार इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने की चेष्टा की, पर जब सुमित्रा की त्योरियां बदल गईं और उसने झिड़क कर कह दिया, इस वक्त मुझसे कुछ न कहो पूर्णा, मुझे कोई बात नहीं सुहाती। मैं जन्म से ही अभागिनी हूँ, नहीं तो इस घर में आती ही क्यों? तुम आती ही क्यों? तुम आई तो समझी थी, और कुछ न होगा तो रोना ही सुना दूंगी, पर बात कुछ और ही हो गई। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो सब मेरे भाग्य का दोष है। इस वक्त जाओ, मुझे जरा एकांत में रो लेने दो। तब पूर्णा को वहां से उठ जाने के सिवा और कुछ सूझ न पड़ा। वह धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा एकांत में रोई हो या न रोई हो, पर पूर्णा अपने दुर्भाग्य पर घंटों रोती रही। अभी तक सुमित्रा को प्रसन्न करने की चेष्टा में वह इस दुर्घटना की कुछ विवेचना कर न सकी थी। अब आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई वह इन सारी बातों की मन ही मन आलोचना करने लगी। कमला प्रसाद क्या वास्तव में एक साड़ी उसके लिए लाए थे? क्यों लाए थे? एक दिन को छोड़कर तो वह फिर कभी कमला प्रसाद से बोली तक नहीं थी। उस दिन भी वह स्वयं कुछ न बोली थी, कमला प्रसाद की ही बातें सुन रही थी। हाँ, उससे अगर भूल हुई तो यही कि वह वहां आने पर राजी हो गई, लेकिन करती क्या और अवलंब ही क्या था? कोई आगे पीछे नजर भी तो नहीं आता था। आखिर जब इन्हीं लोगों का दिया खाती थी तो यहाँ आने में कौन सी बाधा थी? जब से वह यहाँ आई उसने कभी कमला प्रसाद से बातचीत नहीं की। फिर कमला प्रसाद ने उसके लिए रेशमी साड़ी क्यों ली? वह तो एक ही कृपण है, उदारता उनमें कहाँ से आ गई? सुमित्रा ने भी तो साड़ियां न मांगी थी। अगर उसके लिए साड़ी लानी थी तो मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? मैं उसकी ननद नहीं, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, केवल आश्रित हूँ। यह सोचते सहसा पूर्णा को एक ऐसी बात सूझ गई जिसकी संभावना की वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकी थी। वह ऐसी कांप उठी मानो कोई भयंकर जंतु सामने आ गया हो। उसका सारा अंतःकरण, सारी आत्मा मानो अंधकार शून्य में परिणत हो गई, जैसे एक विशाल भवन उसके ऊपर गिर पड़ा हो। कमला प्रसाद उसी के लिए तो साड़ी नहीं लाए, और सुमित्रा को किसी प्रकार संशय न हो इसलिए वैसी ही एक साड़ी उसके लिए भी लेते आए हैं। अगर यह बात है तो महान अनर्थ हो गया। ऐसी दशा में क्या वह एक क्षण भी घर में रह सकती है? वह मजदूरी करेगी, आटा पीसेगी, कपड़े सिएगी, भीख मांगेगी, पर यहाँ न रहेगी। यही संदेह इतने दिनों सुमित्रा को उसकी सहेली न बनाए हुए था। यदि ऐसा था तो सुमित्रा ने उसे स्पष्ट क्यों न कह दिया? और क्या पहले ही दिन से उसे बिना किसी कारण के यह संदेह हो गया? क्या सुमित्रा ने मेरे यहाँ आने का आशय ही कुत्सित समझा? क्या उसके विचार में मैं प्रेम क्रीड़ा करने ही के लिए आई और लाई गई? इसके आगे पूर्णा और कुछ सोच न सकी। लंबी ठंडी गहरी सांस खींचकर वह फर्श पर लेट गई।
मानो यमराज को आने का निमंत्रण दे रही हो। हाँ भगवान, वैधव्य क्या कलंक का दूसरा नाम है, लेकिन इस घर को त्याग देने का संकल्प करके भी पूर्णा निकल न सकी। कहाँ जाएगी, जा ही कहाँ सकती है। इतनी जल्दी चला जाना क्या इस लांछन को और भी सुदृढ़ न कर देगा। विधवा पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके विषय में नीची से नीची धारणा करते देर नहीं लगती। मानो कुवासना ही वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड़ आना है। पूर्णा केवल करवट बदल कर रह गई। भोजन करने जाते समय सुमित्रा पूर्णा को साथ ले लिया करती थी। आज भी उसने आकर कमरे के द्वार से पुकारा। पूर्णा ने बड़ी नम्रता से कहा, बहन आज तो मुझे भूख नहीं है। सुमित्रा ने फिर आग्रह नहीं किया, चली गई। 12 बजे के पहले तो कमला प्रसाद कभी अंदर सोने न आते, लेकिन आज 1 बज गया, 2 बज गए, फिर भी उनकी आहट न मिली। यहाँ तक कि 3 बजे के बाद उसके कानों में द्वार बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी। सुमित्रा ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए थे। कदाचित अब उसे भी आशा न रही, पर पूर्णा अभी तक प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तक कि शेष रात भी इंतजार में कट गई। कमला प्रसाद नहीं आए। अब समस्या जटिल हो गई। सारे घर में इसकी चर्चा होगी। जितने मुंह हैं उतनी ही बातें होंगी, और प्रत्येक मुख से उसका रूप और आकार कुछ बड़ा होकर ही निकलेगा। उन रहस्यमय कनफुसकियों और संकेतों की कल्पना करके तो उसका हृदय मानो बैठ गया। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान तुम ही अब मेरे अवलंब हो, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। पूर्णा सारे दिन कमला प्रसाद से 2-4 बातें करने का अवसर खोजती रही, पर वह घर में आए ही नहीं, और मर्दानी बैठक में वह स्वयं संकोचवश न जा सकी। आज इच्छा न रहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। उपवास करके लोगों को मनमानी आलोचनाएं करने का अवसर वह क्यों देती। यद्यपि सुमित्रा ने इन 2 दिनों से उसकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं, किंतु आज संध्या समय पूर्णा उसके पास जाकर बैठ गई। सुमित्रा ने कहा, आओ बहन बैठो, मैंने तो आज अपने दादाजी को लिख दिया है कि आकर मुझे ले जाएं। यहाँ रहते रहते जी उब गया है। पूर्णा ने मुस्करा कर कहा, मैं चलूंगी, यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। सुमित्रा, नहीं, दिल्लगी नहीं करती। बहन, यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब जी नहीं लगता। कल महाशय रात भर गायब रहे, शायद समझते होंगे कि मनाने आती होगी। मेरी बला जाती, मैंने अंदर से द्वार बंद कर ली। पूर्णा ने बात बनाई, बेचारे आकर लौट गए होंगे। सुमित्रा, मैं सो थोड़े ही गई थी, वह इधर आए ही नहीं समझा होगा, लौंडी मना कर ले जाएगी। यहाँ किसे गरज पड़ी थी। पूर्णा, मना लेने में कोई बड़ी हानि तो न थी। सुमित्रा, कुछ नहीं, लाभ ही लाभ था। उनके आते ही चारों पदार्थ हाथ बांधे सामने आ जाते। यही ना। पूर्णा, तुम तो हंसी उड़ाती हो। पति किसी कारण रूठ जाए तो क्या उसे मनाना स्त्री का धर्म नहीं है। सुमित्रा, मैं तो आप ही कहती हूँ भाई, मैंने कौन सा अपराध किया था जो उन्हें मनाने जाती, जरा यह तो सुनूं। पूर्णा, तुम ही अपने दिल से सोचो। सुमित्रा, खूब सोच लिया है। आप पैसे की चीज तो कभी भूल कर भी न लाए। 10-5 रुपए तो कई बार मांगने पर मिलते हैं। 2-2 रेशमी साड़ियां लाने की कैसे हिम्मत पड़ गई। इसमें क्या रहस्य है, इतना तुम समझ सकती हो। अब ठीक हो जाएंगे। पूछो, अगर ऐसे ही बड़े छैला हो तो बाजार में क्यों नहीं मुंह काला करते, या घर में कंपा लगाने के शिकारी हो। मुझे पहले ही से शंका थी, और कल तो उन्होंने अपने मन का भाव प्रकट ही कर दिया। पूर्णा ने जरा भौहें चढ़ाकर कहा, बहन तुम कैसी बातें करती हो। एक तो ब्राह्मणी, दूसरे विधा, फिर नाते से बहन। मुझे वह क्या कुदृष्टि से देखेंगे। फिर उनका कभी ऐसा स्वभाव नहीं रहा। सुमित्रा पान लगाती हुई बोली, स्वभाव की न कहो पूर्णा, स्वभाव किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। जिन्हें तुम बड़ा संयमी समझती हो, वह छिपे रुस्तम होते हैं। उनका तीर मैदान में नहीं, घर में चलता है। मगर हाँ, इनमें एक बात अच्छी है, अगर आज बीमार पड़ जाऊं तो सारा क्रोध हवा हो जाए, दौड़े चले आएं, फिर दुत्कारो भी तो न हटें। पूर्णा, तो आज क्यों नहीं बीमार पड़ जाती। सुमित्रा, जरा 2-4 दिन जला तो लूं। अकेले लाला को नींद नहीं आती, करवटें बदल कर सवेरा करते होंगे।
इसी से मुझे जाने नहीं देते। पूर्णा, बड़ी निर्दयी हो बहन, आज चली जाना, तुम्हें मेरी कसम। पर सुमित्रा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। आज की रात भी यूं ही गुजर गई। पूर्णा सारी रात आहट लेती रही। कमला प्रसाद न आए। इसी तरह कई दिन गुजर गए। सुमित्रा का अब कमला प्रसाद की चर्चा करते दिन बीतता था। उनकी सारी बुराइयां उसे विस्तृत होती जाती थी। सारे गिले और शिकवे भूलते जाते थे। उनकी वह स्नेहमयी बातें याद कर कर के रोती थी, पर अभी तक मान का बंधन न टूटा था। क्षुधा से व्याकुल होने पर भी क्या किसी के सामने हाथ फैलाना सहज है? रमणी का हृदय अपनी पराजय स्वीकार न कर सकता था। 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे का द्वार खुलने की आहट मिली। उसने समझा शायद कमला प्रसाद आए हैं। अपने द्वार पर खड़ी होकर झांकने लगी। सुमित्रा अपने कमरे से दबे पांव निकलकर इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकती मर्दाने कमरे की ओर चली जा रही थी। पूर्णा समझ गई आज रमणी का मान टूट गया। बात ठीक थी। सुमित्रा ने आज पति को मना लाने का संकल्प कर लिया था। वह कमरे से निकली, आंगन को भी पार किया, दालान से भी निकल गई, पति द्वार पर भी जा पहुंची। वहां वह एक क्षण तक खड़ी सोच रही थी, कैसे पुकारो। सहसा कमला प्रसाद के खांसने की आवाज सुनकर वह भागी, बेतहाशा भागी और अपने कमरे में आकर ही रुकी। उसका प्रेम पीड़ित हृदय मान का खिलौना बना हुआ था। रमणी का मानजय है, अमर है, शीत थी, अमर है। इन पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। उसे इस समय अपने सौभाग्य के दिनों की एक घटना याद आ रही थी, जब वह कई दिन के मान के बाद अपने पति को मनाने गई थी और द्वार से ही लौट आई थी। क्या सुमित्रा भी द्वार पर ही से तो न लौट आएगी? वह अभी यही सोच रही थी कि सुमित्रा अंदर आती हुई दिखाई दी। उसे जो संशय हुआ था वही हुआ। पूर्णा के जी में आया कि जाकर सुमित्रा से पूछे, क्या हुआ? तुम उनसे कुछ बोली या बाहर ही से लौट आई? पर इस दशा में सुमित्रा से कुछ पूछना उचित न जान पड़ा। सुमित्रा ने कमरे में जाते ही दीपक बुझा दिया, कमरा बंद कर लिया और सो रही। किंतु पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। सुमित्रा की वियोग व्यथा कितनी दुस्सह हो रही थी, यह सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। क्या इस अवसर पर उसका कुछ भी उत्तरदायित्व न था? क्या इस भांति तटस्थ रहकर तमाशा देखना ही उसका कर्तव्य था? इस सारी मानलीला का मूल कारण तो यही था। तब वह क्या शांत चित्त से दो प्रेमियों को वियोगाग्नि में जलते देख सकती थी? कदापि नहीं। इसके पहले भी कई बार उसके जी में आया था कि कमला प्रसाद को समझा बुझाकर शांत कर दे, लेकिन कितनी ही शंकाएं उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। आज करुणा ने उन शंकाओं का शमन कर दिया। वह कमला प्रसाद को मनाने चली। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह न था। कमला प्रसाद को वह शुरू से ही अपना बड़ा भाई समझती आ रही थी, भैया कहकर पुकारती भी थी। फिर उसे उनके कमरे में जाने की जरूरत ही क्या थी? वह कमरे के द्वार पर खड़ी होकर उन्हें पुकारेगी और कहेगी, भाभी को ज्वर हो आया है, आप जरा अंदर चले आइए। बस यह खबर पाते ही कमला प्रसाद दौड़े अंदर चले जाएंगे, इसमें उसे लेशमात्र भी संदेह नहीं था। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन बीता था। वहां सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। उस कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में वह स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान में विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था, जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री घर आ जाती तो अंदर कदम न रखता। वह अपने कमरे से निकली और मर्दाने कमरे के द्वार पर जाकर धीरे से किवाड़ पर ठपकी दी। भय तो उसे यह था कि कमला प्रसाद की नींद मुश्किल से टूटेगी, लेकिन वहां नींद कहाँ? आहट पाते ही कमला प्रसाद ने द्वार खोल दिया और पूर्णा को देखकर कौतूहल से बोला, क्या है पूर्णा, आओ बैठो। पूर्णा ने सुमित्रा की बीमारी की सूचना न दी, क्योंकि झूठ बोलने की उसकी आदत न थी। एक क्षण तक वह अनिश्चित दशा में खड़ी रही, कोई बात न सूझती थी। अंत में बोली, क्या आप सुमित्रा से रूठे हैं? वह बेचारी मनाने आई थी, तिस पर भी आप न गए। कमला प्रसाद ने विस्मित होकर कहा, मनाने आई थी सुमित्रा? झूठी बात, मुझे कोई मनाने नहीं आया था। मनाने ही क्यों लगी? जिससे प्रेम होता है
उसे मनाया जाता है। मैं तो मर भी जाऊं तो किसी को रंज न हो। हाँ, माँ बाप रो लेंगे। सुमित्रा मुझे क्यों मनाने लगी? क्या तुमसे कहती थी? पूर्णा को भी आश्चर्य हुआ। सुमित्रा कहाँ आई थी और क्यों लौट गई? बोली, मैंने अभी उन्हें यहाँ आते और इधर से जाते देखा है। मैंने समझा शायद आपके पास आई हों। इस तरह कब तक रूठे रहिएगा? बेचारी रात दिन रोती रहती है। कमला प्रसाद ने मानो यह बात नहीं सुनी। समीप आकर बोले, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आओ, तुमसे कुछ कहना है। यह कहते कहते उसने पूर्णा की कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार की सिटकनी लगा दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। उस आवेश से भरे हुए कठोर उग्र स्पर्श ने मानो सर्प के समान उसे डस लिया। सारी कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ गईं। थर थर कांपती हुई वह द्वार से चिपटकर खड़ी हो गई। कमला प्रसाद उसकी घबराहट देखकर पलंग पर जा बैठा और आश्वासन देता हुआ बोला, डरो मत पूर्णा, आराम से बैठो। मैं भी आदमी हूँ, कोई काटू नहीं हूँ। आखिर मुझसे क्यों इतनी भागी भागी फिरती हो? मुझसे दो बात करना भी तुम्हें नहीं भाता। तुमने उस दिन साड़ी लौटा दी, जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। तो और क्या करती? सुमित्रा अपने दिल में क्या सोचती? कमला प्रसाद ने यह बात न सुनी। उसकी आतुर दृष्टि पूर्णा के रक्तहीन मुखमंडल पर जमी हुई थी। उसके हृदय में कामवासना की प्रचंड ज्वाला दहक उठी। उसकी सारी चेष्टा, सारी चेतनता, सारी प्रवृत्ति एक विचित्र हिंसा के भाव से आंदोलित हो उठी। हिंसक पशुओं की आंखों में शिकार करते समय जो स्फूर्ति झलक उठती है, कुछ वैसी ही स्फूर्ति कमला प्रसाद की आंखों में झलक उठी। अब तक पूर्णा भय से कांप रही थी। कमला प्रसाद को अपनी ओर आते देखकर उसने गर्दन उठाकर अवने नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में भीषण संकट तथा भय था। मानो वह कह रही थी, खबरदार, इधर एक जौभर भी बढ़े तो हम दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। इस समय पूर्णा को अपने हृदय में एक असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था, जो सारे संसार की सेनाओं को अपने पैरों तले कुचल सकती थी। उसकी आंखों की वह प्रदीप्त ज्वाला, उसकी वह बंधी हुई मुट्ठियां और तनी हुई गर्दन देखकर कमला प्रसाद ठिठक गया। होश आ गए। एक कदम भी आगे बढ़ने की उसे हिम्मत न पड़ी। खड़े खड़े बोला, यह रूप मत धारण करो पूर्णा। मैं जानता हूं कि प्रेम जैसी वस्तु छलबल से नहीं मिल सकती। न मैं इस इरादे से तुम्हारे निकट आ रहा था। मैं तो केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि का अभिलाषी हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मधुर छवि देखी है, उसी दिन से तुम्हारी उपासना कर रहा हूँ। पाषाण प्रतिमाओं की उपासना पत्र पुष्प से होती है, किंतु तुम्हारी उपासना मैं आंसुओं से करता हूँ। मैं झूठ नहीं कहता। पूर्णा, अगर इस समय तुम्हारा संकेत पा जाऊं तो अपने प्राणों को भी तुम्हारे चरणों पर अर्पण कर दूं। यही मेरी परम अभिलाषा है। मैं बहुत चाहता हूं कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मन किसी तरह नहीं मानता। अवश्य ही पूर्व जन्म में तुमसे मेरा कोई घनिष्ठ संबंध रहा होगा। कदाचित उस जन्म में भी मेरी यह लालसा अतृप्त ही रही होगी। तुम्हारे चरणों पर गिरकर एक बार रो लेने की इच्छा से ही मैं तुम्हें लाया। बस यह समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर निर्भर है। अगर तुम्हारी आंखें मेरी तरफ से यूं ही फिरी रहीं, तो देख लेना एक दिन कमला प्रसाद की लाश या तो इसी कमरे में तपड़ती हुई पाओगी, या गंगा तट पर। मेरा यह निश्चय है। पूर्णा का क्रोध शांत हुआ। कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी, आप मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? आपको लज्जा नहीं आती? तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रतिज्ञा, अध्याय 5। इसके अगले अध्याय के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।